केंद्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 8 गुना एक्साइज डीजल के ऊपर बढ़ाया है। 8 गुना एक्साइज डीजल के ऊपर बढ़ा है और 2.5 गुना पेट्रोल के ऊपर एक्साइज बढ़ा है। तो जब 8 गुना एक्साइज डीजल पे बढ़ जाएगा तो लिहाजा अंतरराष्ट्रीय मूल्य आधा भी हो जाए, लेकिन उसका फायदा साधारण जनता तक नहीं पहुंच रहा। उसका फायदा सरकार अपनी जेब भरने के अंदर कर रही है और साधारण जनता के ऊपर अभी भी महंगाई का वार लगातार हो रहा है। साथियों, आप लोगों को हैरानी होगी कि 20 लाख करोड़ यानी 200 खरब रुपया केंद्र सरकार ने इस एडिशनल एक्साइज से कमाया है। 200 खरब रुपया। अब 200 खरब रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कमाया है, हम केंद्र सरकार से सीधे ये पूछना चाहते हैं कि वो पैसा गया कहां है। 200 खरब रुपया केंद्र सरकार ने एडिशनल जो इसके अंदर पैसा एक्साइज में कमाया है, वो किसकी जेबों के अंदर जा रहा है। तो ये पैसा इतना बड़ा अमाउंट गया कहां पर, तो ये पैसा किनकी जेबों में जा रहा है। क्या इनके मित्र पूंजीपतियों के जो फंसे हुए हैं बैंकों के लोन्स के अंदर, बड़े बड़े मित्र पूंजीपति, क्या उनको मदद करने के लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है, जबकि हमारे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, हमारे छोटे कारोबारियों के ऊपर लगातार दबाव बैंकों का आ रहा है। तो ये पैसा जा कहां रहा है। आज हमारे देश में और देश की राजधानी में पेट्रोल 85 रुपए 70 पैसे के ऊपर बिक रहा है, डीजल 75 रुपए 88 पैसे पे बिक रहा है, जो आज तक के इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा है। और ये बड़े दुख और शर्म की बात है कि ऐसे समय के ऊपर अगर हम लोग तुलना करें 2014 के अंदर, केंद्र के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, तो अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य तेल का $108 प्रति बैरल था और आज ये घट करके $55 के करीब प्रति बैरल है। तो $108 प्रति बैरल 2014 में और $55 प्रति बैरल अब लगभग आधा अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य हो गया है। लेकिन बावजूद इसके पेट्रोल हमारे समय पे 71 रुपए 51 पैसे था और अब आज रिकॉर्ड हाई 85 रुपए 70 पैसे, और डीजल हमारे समय के ऊपर किसानों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और रोजमर्रे के जो सामान आना जाना होता है, क्योंकि इसका महंगाई के ऊपर भी असर पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन से, तो हम लोगों के समय पे डीजल 57 रुपए 28 पैसे के ऊपर था जब $108 प्रति बैरल था। तो वही डीजल आज जब अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य आधा हो गया है, तो वही डीजल बढ़ करके 57 रुपए 28 पैसे से बढ़ करके 75 रुपए 78 पैसे 88 पैसे 75 रुपए 88 पैसे हो गया है डीजल। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि किस प्रकार से साधारण लोगों के कमर के ऊपर, उनकी जेब के ऊपर केंद्र सरकार ये वार कर रही है। यही नहीं, जो इसका मुख्य कारण यह है कि केंद्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 8 गुना एक्साइज डीजल के ऊपर बढ़ाया है। 8 गुना एक्साइज डीजल के ऊपर बढ़ा है और 2.5 गुना पेट्रोल के ऊपर एक्साइज बढ़ा है। तो जब 8 गुना एक्साइज डीजल पे बढ़ जाएगा तो लिहाजा अंतरराष्ट्रीय मूल्य आधा भी हो जाए, लेकिन उसका फायदा साधारण जनता तक नहीं पहुंच रहा। उसका फायदा सरकार अपनी जेब भरने के अंदर कर रही है और साधारण जनता के ऊपर अभी भी महंगाई का वार लगातार हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो एडिशनल एक्साइज डीजल के ऊपर अभी प्रति लीटर, जैसे मैंने कहा कि डीजल का इस वक्त 75 रुपए 88 पैसे रेट है, उसमें से 23 रुपया 78 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के ऊपर एडिशनल एक्साइज है, जो एडिशनल एक्साइज पिछले 6 वर्ष में लगाया गया। और उसी प्रकार से पेट्रोल में 28 रुपए 37 पैसे एडिशनल इसके अंदर पेट्रोल के ऊपर एक्साइज है, जो कि पिछले 6 वर्षों में लगाया गया है। डीजल में मैं फिर बताऊं आपको कि 8 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है।
और पेट्रोल के ऊपर 2.5 गुना आगे बढ़ा दिया गया है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने इसमें लगाया है। अब केंद्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों में, साथियों आप लोगों को हैरानी होगी कि 20 लाख करोड़ यानी 200 खरब रुपया केंद्र सरकार ने इस एडिशनल एक्साइज से कमाया है। 200 खरब रुपया। अब 200 खरब रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कमाया है, हम केंद्र सरकार से सीधे सीधे ये पूछना चाहते हैं कि वो पैसा गया कहां है। 200 खरब रुपया केंद्र सरकार ने एडिशनल जो इसके अंदर पैसा एक्साइज में कमाया है, वो किसकी जेबों के अंदर जा रहा है। आज अगर आप देखें तो सेना के जवान हमारे, उनके डीए कट रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो उनके डीए कट रहा है। आज अगर छोटे कारोबारियों से बात करें तो वो परेशान है, उनके ऊपर टैक्स का बोझ आ रहा है, उनके ऊपर बैंक से इंस्टॉलमेंट का बोझ उनके ऊपर आ रहा है। तो ये पैसा 200 खरब रुपया पिछले 6 वर्षों में गया कहां है। आज अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को हो रहा है तो वो सरकार के, मोदी सरकार के, मोदी जी के जो मित्र पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े मित्र सरमाएदार हैं, उन लोगों को फायदा केवल पहुंच रहा है। साधारण लोगों को, आम जनता को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसको नुकसान इसके अंदर हो रहा है। 200 खरब रुपया एडिशनल रेवेन्यू सरकार ने केवल एक्साइज से पेट्रोल और डीजल के ऊपर कमाया है। मैं आपको साथ साथ याद दिलाना चाहता हूं, एलपीजी सिलेंडर के ऊपर 12 एलपीजी के सिलेंडर्स हम लोगों के टाइम पे सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर मिला करते थे, और एक बार बीच में जब 12 के 9 हो गए तो हाहाकार मचा दिया इन लोगों ने कि इसके अंदर जो है 9 क्यों कर दिए। 2014 में जब हम छोड़ करके गए थे तो 12 हमारे समय के ऊपर सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर सिलेंडर्स मिला करते थे। आज वो पूरी की पूरी सब्सिडी एलपीजी के ऊपर लगभग समाप्त कर दी गई है। और आज अगर हमारे समय से तुलना किया जाए, हमारे समय के ऊपर जो सब्सिडाइज जो 12 मिलते थे, सिलेंडर्स मिलते थे, उसके तो बहुत कम दाम होते थे, लेकिन विदाउट सब्सिडी भी कोई भी मार्केट से सिलेंडर खरीद सकता था, बगैर सब्सिडी के भी, तो वो 414 रुपए में मिलता था। आज वो बढ़ करके लगभग 700 रुपया हो गया। तो 414 रुपया जो हमारे समय के ऊपर बगैर सब्सिडी के गैस सिलेंडर मिलता था, मैं सब्सिडी के तो 12 जो गैस सिलेंडर्स हैं सब्सिडी वाले वो अलग हैं, बगैर सब्सिडी के जो 414 रुपए का मिलता था वो लगभग 700 रुपए का हो गया। और ये बावजूद इसके कि अंतरराष्ट्रीय इसके अंदर जो गैस के प्राइजेस हैं वो कम हो रहे हैं, और ये अंतरराष्ट्रीय गैस के प्राइजेस के साथ में सीधे लिंक्ड है। तो अंतरराष्ट्रीय गैस के प्राइजेस जब कम हो रहे हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे देश के अंदर विदाउट सब्सिडी भी जो हमारे गैस जो आराम से 414 रुपए में मिलते थे, आज 700 रुपए के अंदर हो रहा है। हम लोग सरकार से ये जानना चाहते हैं। तो आज हमारा ये कहना है कि अगर सरकार केवल एडिशनल एक्साइज जो इन्होंने लगाया है उसको अगर बंद कर दे, सिर्फ जो एडिशनल एक्साइज लगाया है वो बंद कर दे, तो आज पेट्रोल 61 रुपए 92 पैसे के ऊपर पेट्रोल सिर्फ मिलेगा और डीजल 47 रुपए 51 पैसे के ऊपर मिलेगा। तो अगर आज केवल सरकार एडिशनल एक्साइज जो इन्होंने अपने समय के ऊपर लगाया है तो इतना बड़ा फर्क हमारे पेट्रोल और डीजल के अंदर पड़ जाएगा। तो आज हमारे देश के अंदर कोरोना काल के बाद में जिस तरीके से सरकार ने अर्थव्यवस्था के साथ में डील किया है, उससे पहले नोटबंदी, उससे पहले जिस तरीके से जीएसटी लगाई, तो सरकार ने पूरे हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एकदम बंटाधार एक तरीके से कर दिया है। आज की स्थिति के अंदर सरकार को हमारे देश के अंदर चाहिए कि साधारण लोगों के ऊपर बोझ कम हो, तो इसलिए एक्साइज एडिशनल जो लगाया है उसको एकदम से वापस लिया जाए। और कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि 200 खरब रुपया जो एडिशनल सरकार ने एडिशनल एक्साइज से जो कमाया है, 200 खरब से भी ज्यादा, वो पैसा कहां पर खर्च किया जा रहा है, वो किनकी जेबों के अंदर जा रहा है, उसके बारे में भी सरकार देश की जनता को बताए। यह कांग्रेस पार्टी मांग करती है। देखिए, ये जो है अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 200 खरब रुपया 20 लाख करोड़ रुपया से भी अधिक अमाउंट है। जो सबसे इसमें अजीब बात यह है कि सरकार में पारदर्शिता नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो जो सरकार हमारे समय के ऊपर जो पारदर्शी सरकार रहती थी, हमारे समय के ऊपर जो ऑयल कंपनीज थी वो एक कंपैरेटिव रेट्स देती थी, इवन
कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ में, श्रीलंका के साथ में हम लोगों की हम लोगों की प्राइसिंग कहाँ, वो आपको अभी नहीं मिलेगा। हमारे समय के ऊपर डेली अपडेट्स होते थे कि कितना कितना रेवेन्यू उसके अंदर से आ रहा है। ये सब की सब चीजें एकदम से जो है पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार के समय पे होता था, जो पारदर्शिता एकदम खत्म हो गई है। और जब पारदर्शिता खत्म हो गई है तो फिर ये सरकार संदेह के घेरे में आती ही आती है। इसीलिए हम लोग जानना चाहते हैं कि एक तरफ जब हमारे यहाँ पर देश के अंदर सेना के जवान, सरकारी कर्मचारी, उनके डीएस काटे जा रहे हैं। अगर आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें तो जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय देशों के अंदर जिस तरीके से सरकारों ने अपने लोगों की आर्थिक तौर के ऊपर मदद करी, इससे पार आने में हमारे यहां पे कोई मदद नहीं हुई। तो ये पैसा, इतना बड़ा अमाउंट गया कहां पर? तो ये पैसा किनकी जेबों में जा रहा है? क्या इनके मित्र पूंजीपतियों के जो फंसे हुए हैं बैंकों के लोन्स के अंदर, बड़े बड़े मित्र पूंजीपति, क्या उनको मदद करने के लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है? जबकि हमारे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, हमारे छोटे कारोबारियों के ऊपर लगातार दबाव बैंकों का आ रहा है। तो ये पैसा जा कहां रहा है? मैंने जैसे कहा कि अगर मान लीजिए एडिशनल एक्साइज और एडिशनल एक्साइज पेट्रोल और डीजल पे अगर करें तो पेट्रोल 61 रुपए 92 पैसे के ऊपर और डीजल 47 रुपए 91 पैसे के ऊपर बिकेगा। तो ये एडिशनल एक्साइज जो है डीजल के ऊपर 8 गुना बढ़ाया गया और पेट्रोल के ऊपर 2.5 गुना बढ़ाया गया। 820% एग्जैक्ट जो है डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर 258% एक्साइज बढ़ाया गया। तो अगर मान लीजिए ये एडिशनल एक्साइज ही सिर्फ अगर हटा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि भी पेट्रोल 61 रुपए 92 पैसे और डीजल 47 रुपए के आसपास पे बिकेगा। और ये बहुत बड़ी राहत जो है हमारे देश के अंदर होगी और इससे महंगाई भी दूसरी कम होगी। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि डीजल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होता, डीजल जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस डीजल से होता है, कैरियर ट्रांसपोर्ट भी डीजल से होता है और किसान भी डीजल का इस्तेमाल करते हैं। तो डीजल के ऊपर रेट बढ़ने से ओवरऑल महंगाई के ऊपर फर्क पड़ता है। देखिए, कटौती से संबंध क्यों इसको स्थापित किया जा रहा है? इंटरनेशनल प्राइजेस तो कम हो रहे हैं, कम हो गए हमारे कंपैरिजन के अंदर। हमारे समय के ऊपर $108 पर बैरल था, क्या $108 पर बैरल जाएगा क्या? तो अंतरराष्ट्रीय प्राइजेस के ऊपर तो आप कंपेयर करें तो हमारे समय पे कंपेयर करें जो अब है, कटौती तो होगी। उस समय भी कटौती होती थी, उस समय भी कटौती होती थी, उस समय भी एक्सेस प्रोडक्शन होता था, दोनों चीजें होती थी। ये कोई अभी थोड़े एकदम से शुरू हुआ है कि कभी कटौती हुई कभी एक्सेस प्रोडक्शन हुआ। हमेशा से कटौती होती है तो प्राइस थोड़े बढ़ते हैं, हमेशा से जिस टाइम एक्सेस प्रोडक्शन होता है प्राइस थोड़े घटते हैं। लेकिन जब हमारे समय पे $108 पर बैरल, जिस वक्त हम लोगों के समय के ऊपर अंतरराष्ट्रीय खुदरा मूल्य था, तो उस वक्त हम लोग जब 71 रुपए 51 पैसे दे रहे थे, तो अब क्यों नहीं दे सकते? तो इसमें एडिशनल, और जबकि रेट अब आधे हो गए। मुझे यह बताएं कि इसमें सऊदी अरब के अंदर एडिशनल प्रोडक्शन हो गई, कटौती हो गई, इससे 8 गुना एक्साइज बढ़ाने से क्या मतलब है? इससे 8 गुना डीजल पे एक्साइज बढ़ाने से क्या मतलब है? सऊदी के अंदर कटौती हो गई या सऊदी के अंदर जो है उन्होंने एडिशनल प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी, तो क्या 8 गुना इसका जो है हमारे एक्साइज में बढ़ाने से क्या मतलब है? दोनों का आपस में क्या लेना देना है? देखिए, सरकार की एरोगेंस है और यह सरकार की एरोगेंस है जिसकी वजह से यह सरकार ये इतने महत्वपूर्ण विषय को नहीं सुन रही है। आज कहीं पर भी आप किसी भी पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाएं, आप वहां पर जब पेट्रोल पे डीजल भरवाने वाले लोग अगर आते हैं, आप उनसे पूछिए, चर्चा करें, तो आप देखिए कि वो क्या कहते हैं। आप अगर कहीं पर भी अगर गृहिणी से बात करें तो किस तरीके से गैस के प्राइसेस बढ़े हैं, आप उसका इंपैक्ट आप देखें। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, मीडिया के लिए भी ये बहुत बड़ा इशू होना चाहिए। हमारे समय के ऊपर अगर 2 रुपया 3 रुपया भी बढ़ जाता था, उसको छोड़िए 50 पैसे भी बढ़ जाता था, तो आपकी ब्रेकिंग न्यूज होती थी, सारा दिन चलता था। तो अब जो है ये आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। हम आपको आंकड़े दे रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि ये 200 खरब रुपए इन्होंने एडिशनल कमाए हैं, तो आप लोग भी तो उसको दिखाइए, आप लोग भी तो लोगों को बताइए। देखिए, अगर किसानों का आंदोलन नहीं है तो जो ट्रैक्टर्स भर भर करके पूरे देश भर से किसान निकल करके दिल्ली में आ रहे हैं, तो क्या वो ट्रैक्टर्स जो हैं वो कहीं और से बाहर से आ रहे हैं? किसानों के ही ट्रैक्टर्स हैं। ट्रैक्टर कोई ऐसा नहीं है कि जो किसान नहीं हो वो भी घर में अपने ट्रैक्टर रख रहे हैं। तो ट्रैक्टर्स भर भर करके किसान
खुद अपने आप आ रहे हैं। और यह किसानों का मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, किसानों का मूवमेंट है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में खड़ी है, कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों के लिए लड़ रही है। और कोई आज से नहीं, चाहे भट्टा परसोल के जमाने से किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले से राहुल गांधी जी चाहे दिसंबर 2014 के अंदर जो 3 अध्यादेश लेकर के आए थे उसके खिलाफ सड़क के ऊपर और पार्लियामेंट में उतर करके लड़ने के लिए, जब से लेकर के अब तक के, चाहे ट्रैक्टर के ऊपर चल करके पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह के ऊपर लड़ाई सड़क के ऊपर लड़ने में कांग्रेस पार्टी सबसे अग्रणी रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। ना केवल जमीन पर भी हम लड़े हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान इतिहास गवाह है कि किसानों को हमेशा न्याय मिला है, किसानों को हमेशा ऐसे कानून मिले हैं जिनसे किसानों को मदद हो और छोटे किसानों की मदद हो। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है किसानों की रक्षा के लिए, किसानों के सम्मान के लिए और किसानों के कानूनन हक दिलाने के लिए। और यह पूर्णतः यह किसानों का आंदोलन है। देखिए, जय श्री राम का नारा के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ममता जी को कुछ उसके ऊपर किसी को भी कोई आपत्ति होगी, लेकिन जिस तरीके से ममता जी के साथ में बोलने के वक्त कुछ लोगों ने, एक सेक्शन ने जिस तरीके से हुटिंग करने की कोशिश करी, हो हल्ला करने की कोशिश करी, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करके इसके अंदर उनको रोकना चाहिए था। जय श्री राम के नारे के ऊपर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। जय श्री राम का नारा तो सभी का नारा है, लेकिन अगर मान लीजिए एक संवैधानिक संस्था मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी के सामने उस संवैधानिक संस्था को उन्हीं के राज्य के अंदर नीचा दिखाने की कोशिश करी जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो ये प्रधानमंत्री जी की, मैं कहता हूं, हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री जी की पूरी जिम्मेवारी थी कि वो आगे बढ़कर के इस चीज को ध्यान रखते कि ममता जी का जो मुख्यमंत्री हैं उसी राज्य के अंदर, उनकी पूरी मर्यादा, उनका ध्यान रखा जाए और मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है उस चीज का, उसको संरक्षण दिया जाए। जय श्री राम के नारे से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस तरीके से ममता जी को एक सेक्शन ने, क्राउड ने किया, तो वो ऐसा जान पड़ता है कि ये जो है राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश करी गई, जो कि प्रधानमंत्री का सरकारी कार्यक्रम था। देखिए, साक्षी महाराज और उनकी संस्था का स्वतंत्रता संग्राम में तो लेश मात्र योगदान भी नहीं रहा है, और स्वतंत्रता संग्राम के महारथियों के बारे में कुछ भी कहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। और हम कुछ भी बात उनके वो कहें जिनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी योगदान नहीं रहा, तो हम नहीं समझते कि उनको वो मेरिट भी करते हैं कि हम उनकी सवाल का कोई जवाब दें। और कांग्रेस पार्टी यह इतिहास जानती है, सारे लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कितना बड़ा योगदान रहा है, और सुभाष चंद्र जी कांग्रेस पार्टी के कितने बड़े नेता थे, और हम सब लोग हमेशा उनकी इज्जत करते हैं, ये सारा देश जानता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।